हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। सी हियर। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। हम लोगों ने पहले तो एक बेसिक आइडिया बताया था कि इस यूनिट नंबर 2 में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइप्स, उसमें फ्यूजन फिजन की बात करेंगे, विखंडन की बात करेंगे, संलयन की बात करेंगे और फिर न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर के बारे में बात करेंगे और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, नाभिकीय बिक्रिया क्या होती है, उसकी डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस की। तो हम लोगों ने बोला कि एक न्यूक्लियस है, उसके ऊपर एक कोई दूसरा पार्टिकल अटैक करता है तो नया न्यूक्लियस बन जाते हैं, और एक भी बन सकता है, नए न्यूक्लियस ज़्यादा भी बन सकते हैं और साथ में पार्टिकल बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय बिक्रिया। ठीक है। फिर नाभिकीय बिक्रिया का हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देख लिया था। फिर हम लोगों ने बोला कि नाभिकीय जो बिक्रिया होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, उसमें जब होता है तो वो कुछ नियमों की पालना करता है, कुछ लॉज को फॉलो करता है। उसको हम बोलते हैं संरक्षण के नियम, कंजर्वेशन लॉज को फॉलो करता है। उसमें एक तो था कि चार्ज कंजर्व रहता है, कि न्यूक्लियर रिएक्शन होने से पहले और बाद में, बिफोर एंड आफ्टर, टोटल चार्ज विल बी कंजर्व। एक तो ये हो गया। सेकेंड, हमने बोला कि जो न्यूक्लियर एटॉमिक मास नंबर जो होता है, परमाणु जिसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होती है वो पहले और बाद में, नाभिकीय बिक्रिया होने से पहले और बाद में क्या रहती है, टोटल बराबर रहता है। ठीक है। एक टोटल जो एनर्जी रहता है वो भी कंजर्व रहता है, कुल ऊर्जा जो होता है वो बराबर होता है। तो लास्ट लेक्चर में यही बात कर रहे थे हम लोग, टोटल एनर्जी बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन क्या होता है, कंजर्व होता है। तो हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, ऐसा है ना, एक न्यूक्लियस है, उस पर एक दूसरा पार्टिकल है ए, तो नया न्यूक्लियस बन गया और दूसरा पार्टिकल बन गया बी, है ना। तो इसमें देखो, बिफोर रिएक्शन टोटल एनर्जी और बिफोर रिएक्शन टोटल एनर्जी बाद में, ये बिफोर रिएक्शन एंड ये आफ्टर रिएक्शन, ये अभिक्रिया से पहले टोटल एनर्जी और ये अभिक्रिया के बाद में टोटल एनर्जी, ये क्या होगी, बराबर होगी। और टोटल एनर्जी जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया तब मैंने ये बताया कि टोटल एनर्जी में क्या होता है कि गतिज ऊर्जा होती है, एक द्रव्यमान की स्थिर द्रव्यमान ऊर्जा होती है, एक तो रेस्ट मास एनर्जी होती है और एक होती है क्या, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग यहाँ पे जिक्र कर ही नहीं रहे। ठीक है। अगर पार्टिकल रुका हुआ है, स्टेशनरी है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, बट रेस्ट मास एनर्जी तो सबकी होगी, जिसका भी द्रव्यमान है ना, जिस भी पार्टिकल के पास में मास है, द्रव्यमान है, उसकी रेस्ट मास एनर्जी होती है, स्थिर द्रव्यमान ऊर्जा होती है उसकी mc²। ये आइंस्टाइन ने बताया था। ठीक है, E=mc² वाले से। ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोगों ने इसको मास वाले टर्म को एक तरफ ले लिया था और ये एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म एक साथ ले लिए, तो ये हमारे पास में मिला था। इसको हम लोग क्या बोलते थे, क्यू मान। क्यू को क्या बोल रहे थे, इसको बोलते हैं क्यू मान, या क्यू वैल्यू ऑफ क्यू मान, अभिक्रिया का क्यू मान, या क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन, या क्यू मान। ये क्यू वैल्यू क्या है, यहाँ से अगर हम लोग समझे तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी और ये रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी है। ये उत्पाद की गतिज ऊर्जा और ये अभिकारक जो अभिक्रिया कर रहा है पहले, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उन दोनों का अंतर है, उन दोनों का डिफरेंस है। ये मास की टर्म में देखें तो देखो, ये किसका है, रिएक्टेंट का मास है, मतलब अभिकारक का जो क्रिया कर रहा है, और ये किसका है, ये फाइनल मास है, किसका, जो रिएक्शन के बाद में मिलता है, फाइनल मास है ये, जिसको प्रोडक्ट का मास बोलते हैं। उन दोनों का डिफरेंस से भी हम लोग क्यू वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, इसको क्यू वैल्यू बोलते हैं। यहाँ पर देखो, क्यू वैल्यू के बेसिस पे हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन को दो टाइप से, अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी निकल रही है, और अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब क्या है कि अभिक्रिया करवाने के लिए ऊर्जा चाहिए अपने को। ठीक है, तो इस बेसिस पे न्यूक्लियर रिएक्शन को दो टाइप से अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर क्यू वैल्यू के बेसिस पे हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन को दो पार्ट में बात करते हैं। एक तो होता है ऊष्माक्षेपी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक। व्हाट इट इज कॉल्ड, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, क्यू वैल्यू जो होता है ना, ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब क्यू वैल्यू कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो जिस अभिक्रिया में क्यू मान या अभिक्रिया का जो क्यू वैल्यू है, इफ क्यू वैल्यू इज पॉजिटिव, देन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर अभिक्रिया का क्यू मान जो है वो धनात्मक है, उसका मतलब ये होता है कि वो अभिक्रिया कैसी है, ऊष्माक्षेपी है। इसका मतलब अभिक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। क्लियर है। तो देखो, अगर Q वैल्यू पॉजिटिव है, Q वैल्यू पॉजिटिव कब रहेगा, क्योंकि Q मान इस तरीके से भी, Q इसके भी बराबर है, Q इसके भी बराबर है, तो ये पॉजिटिव होने का मतलब है ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव होने का मतलब है ये EF EI से बड़ा होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, EF EI से बड़ा होगा,
EF इज ग्रेटर देन EI, या ये समझ लीजिए M, ये पॉजिटिव होने के लिए क्या होगा, ये वाला टर्म इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब MI इज ग्रेटर देन MF। ये लो, ये दोनों चीजें होने का मतलब ये बड़ा है, इसका मतलब ये भी बड़ा है। तो एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अगर अभिक्रिया है, तो इसका मतलब होगा EF इज ग्रेटर देन EI या MI इज ग्रेटर देन MF। क्लियर है? सेकंड, ये तो ऊष्माक्षेपी होगी। एक होता ऊष्माशोषी, ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा का क्या करती है, शोषण करती है, मतलब अवशोषित करती है। इसको बोलता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक ये एब्जॉर्ब करती है, ये क्या करेगी, न्यूक्लियर रिएक्शन होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो ये एनर्जी लेगी। ऊष्माक्षेपी सॉरी ऊष्मा शोषी बोलते हैं इसको, एंडोथर्मिक एनर्जी लेगी। और जब एनर्जी लेगी तो Q वैल्यू जो होता है वो नेगेटिव होता है, और Q वैल्यू अगर नेगेटिव है मतलब लेस देन 0 है, तो नेगेटिव अगर Q वैल्यू है अपने पास में, अगर नेगेटिव ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक, उसमें क्या होता है, धनात्मक होता है। अगर नेगेटिव Q वैल्यू है तो नेगेटिव कब होगा, ये Q नेगेटिव होने का मतलब है ये नेगेटिव कब होगा, जब ये बड़ा हो ये छोटा हो, मतलब EI इज ग्रेटर देन EF, या इसमें ये बड़ा हो ये छोटा हो, तो ये इसमें क्या होगा, इसमें इसका उल्टा होगा, इसमें EF छोटा होगा EI से या MI छोटा होगा MF से। तो ये क्या होगा, यहाँ से हम लोग ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे इस पे कभी छोटा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है इस पे, लेकिन यहाँ पे जब भी Q वैल्यू के बारे में पूछा जाए ना, Q मान के बारे में, अभिक्रिया का Q मान, तब हम लोगों को ये दोनों टाइप्स बताने होते हैं। तो अगर रिएक्शन की Q वैल्यू के बारे में अगर पूछ लिया जाता है तो वो ऊपर वाला डिस्कस करके हम लोगों को इसके बारे में बताना होता है। क्लियर है? ये चीज़ है भैया, यहाँ से आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा बेसिक पार्ट हो गया किसका, Q वैल्यू का हो गया, और न्यूक्लियर रिएक्शन में हम लोगों को कंजर्वेशन जो लॉज थे उनके बारे में डिस्कशन हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक Q वैल्यू कैलकुलेट करने पे न्यूमेरिकल आया हुआ भी है, और एक न्यूमेरिकल मैं करवा देता हूँ ताकि अपने को आइडिया रहे, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कोई बड़ी बात नहीं, कैसे करते हैं अभी बताता हूँ। ये हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, बस इसी फॉर्मूले पे बेस है, आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना, ये फॉर्मूला भी याद रखना। ये जो क्रिया कर अभिकारक जो रिएक्टेंट होता है उसका मास, ये फाइनल मास है रिएक्शन के बाद में, मतलब प्रोडक्ट का मास, उत्पाद का मास, उन दोनों को माइनस करके C² से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो Q वैल्यू मिल जाता है। इस पर एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ। न्यूमेरिकल में कुछ वैल्यूज गिवन होते हैं, देखो एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ मैं। क्या न्यूमेरिकल एक गिवन है, क्या पूछा गया है इस न्यूमेरिकल में, ऐसे बोला गया है कि न्यूक्लियर रिएक्शन का Q वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, फाइंड आउट द Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, Q मान प्राप्त करना है नाभिकीय अभिक्रिया का, और इसके लिए अपने को और ये भी बताना कि ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। अब आपको कैसे पता चलेगा कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक, आप Q वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, अगर पॉजिटिव आता है तो वो एक्सोथर्मिक है ऊष्माक्षेपी, और Q नेगेटिव आ गया तो एंडोथर्मिक। सिंपल ही बता सकते हो ना, मतलब मेन टारगेट है Q वैल्यू कैलकुलेट करना, अगर Q वैल्यू मिल गया तो आप बता सकते हो सिंपली, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो एक रिएक्शन गिवन है और कुछ वैल्यूज गिवन है, देखो क्या है, एक रिएक्शन गिवन है, एक रिएक्शन गिवन है, क्या रिएक्शन गिवन है, 1H2 प्लस 1H3 2He4 प्लस 0N1, मतलब ये न्यूट्रॉन है, ये क्या है, न्यूट्रॉन है, ये हीलियम का न्यूक्लियस हो गया, ये 1H3 का न्यूक्लियस हो गया, ये 1H2 का न्यूक्लियस हो गया, ये नाभिक है, और ये क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को ऐसे भी लिख दिया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन पे कोई प्रोटॉन तो होता नहीं, तो नाइट्रोजन के लिए Z हम लोग 0 मान लेते हैं। नाइट्रोजन तो नहीं, सॉरी नाइट्रोजन नहीं है, न्यूट्रॉन है, मैं गलत बोल दिया। ये क्या है, न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन में कोई प्रोटॉन तो नहीं, न्यूट्रॉन है। यहाँ पे जो नंबर आता है वो किसकी, प्रोटॉन के नंबर को बताता है, प्रोटॉन की संख्या को बताता है। न्यूट्रॉन तो अपने आप में एक छोटा पार्टिकल है जो कि अपने आप में प्रोटॉन नहीं है, तो वो तो प्रोटॉन के लिए तो 0 आ गया यहाँ पे। बाकी यहाँ पर इसका एटॉमिक मास नंबर 1 ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, एक पार्टिकल काउंट करते हैं ना तो 1 आ गया। इस रिएक्शन के लिए कुछ द्रव्यमान गिवन है, मास गिवन है, देखो ये दिए हुए रहते हैं एग्जाम में भी। मास किसका दिया हुआ है, न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ है
1.00866501 AMU। ये डेटा गिवन होता है ऐसा, क्योंकि हम लोग तो न्यूट्रॉन का मास क्या लेते हैं, 1 लेते हैं ना जनरली। वो एटॉमिक मास नंबर होता है, वो परमाणु संख्या होता है। एग्जैक्ट मास जो है वो ऐसे आता है, ठीक है। 1m1h2 ये है 2.014102 AMU। एक है 1h3 3.016049 AMU। एक है M2HE4 4.002603 AMU। ये 4 वैल्यू गिवन है आपको, और क्या करना है आपको, क्यू वैल्यू कैलकुलेट करना है और आपको बताना कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी। इसी टाइप से क्वेश्चन बनता है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में 2 बार पहले पूछा गया न्यूमेरिकल, और ये सिंपल न्यूमेरिकल है। देखो, जिन लोगों को न्यूमेरिकली प्रैक्टिस नहीं होती, बीएससी में जनरली बच्चे न्यूमेरिकल को अवॉइड करते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। सिंपल देखो क्या पूछा गया इसमें, पहली चीज़ तो ये देखो क्यू वैल्यू पूछा गया। अब सबसे पहले क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अच्छा क्यू वैल्यू पूछा गया, क्यू वैल्यू से रिलेटेड आपको कोई फॉर्मूला आता है। अगर आपको लग रहा है कि आपको फॉर्मूला नहीं आता तो उसको आगे ट्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे, आपको न्यूमेरिकल की इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि आप फॉर्मूला निकाल भी सके। तो क्यू वैल्यू अगर आपको नहीं आ रहा है तो ठीक है, बट आ रहा है तो देखो क्या फॉर्मूले के लिए हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी। एक तो क्या पढ़ा, ई एफ माइनस ई आई, एक फॉर्मूला तो ये पढ़ा। एक था हमारे पास में एम आई माइनस एम फाइनल इंटू सी स्क्वायर, ये क्या होता है, क्यू वैल्यू का फॉर्मूला ये भी है। अब देखो ये तो होता है काइनेटिक एनर्जी जैसा तो कुछ गिवन नहीं है, बट मास गिवन है, तो हम लोग मास काम में ले सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला मैं काम में ले सकता हूँ, इसकी तो जरूरत है नहीं, इसको हटा देता हूँ मैं, तो मैं खाली ये काम में ले लूँ तो ये वाला काम में ले सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, ये तो होता है प्रोडक्ट, सॉरी जो रिएक्टेंट होता है, जो अभिकारक होता है उसका द्रव्यमान, मतलब रिएक्शन से पहले पूरा मास, और ये क्या होता है, रिएक्शन के बाद में टोटल मास, ये होता है ना फाइनल मास। तो एम आई एंड एम एफ देखो आप, एम आई तो क्या होगा, इन दोनों का जो मास होगा वो होगा एम आई, इन दोनों का जो मास होगा दैट विल बी एम एफ, यही है सिंपल। एम आई देखो कौन कौन कर रहा है, ये 1H2 और 1H3, 1H2 और 1H3, इन दोनों का जो टोटल मास कैलकुलेट करोगे ना, ये इन दोनों को ऐड करोगे ना, ये दोनों, तो ये होगा एम आई, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करोगे तो वो क्या मिलेगा, एम एफ, दोनों को माइनस करोगे और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपल क्या, क्यू वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो एक यूनिट का सिस्टम और बैठता है, तो उसकी भी बात कर लेता हूँ मैं। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो अपने को कुछ मिलेगा, जैसे एम आई यहाँ से इन दोनों को ऐड करने पे मिलेगा, तो एम आई देखो, एम आई क्या होगा, इन दोनों का मास, मतलब मास ऑफ, मैं यहाँ पे अलग अलग कैलकुलेट कर लूँ एक बार, देखो एम आई क्या होगा, मास ऑफ 1H2 प्लस मास ऑफ 1H3, तो देखो क्या होगा इन दोनों का मास, 1H2 1H3 यही तो है, तो देख लो ये क्या होगा, 3 3 6, तो देखो 2 9 1 हो जाएगा, 4 1 5 हो गया, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0, ये हो गया 5.0। ये AMU यूनिट कौन सी चल दी, AMU में चल दी, एटॉमिक मास यूनिट है ये MI, ठीक है। MF देख लो, इन दोनों का मास जो होगा वो MF होगा, तो MF क्या होगा, MF होगा 2 मास ऑफ, किसका होगा, मास ऑफ 2He4 प्लस न्यूट्रॉन का मास, ये, तो ये वाला इसमें ऐड कर लो, तो देखो क्या आएगा, ये 6 डिजिट तक दिया हुआ है क्या, ये 6 डिजिट तक है, और ये कितने डिजिट तक है, ये 8 डिजिट तक है, तो देखो क्या आएगा, ये आएगा 0 1, फिर 3 5 8, ठीक है, फिर 0 और 6, फिर 6 और 6, ये आ जाएगा 2, फिर 1 10 और 10 और 1 11, और ये हो जाएगा 0 0 1 और 0 और ये हो जाएगा 5, ये MF हो गया। अब यहाँ पे क्या करना, MI में से MF माइनस करना है,
तो देखो क्या आता है, ये कितने डिजिट है, 3 और 3 6, ये कितने है 3 और 3 6 एंड 2। अब देखो यहाँ से मैं माइनस करूँगा, अपने को क्या मिलेगा, माइनस करने पे mi माइनस mf मिल जाएगा, जो भी मिलेगा। लेकिन ये किस में मिलेगा अपने को, ये मिलेगा एटॉमिक मास यूनिट में। अरे एटॉमिक मास ये जो भी आएगा इसको c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्यों आ जाएगा, लेकिन ये मिल रहा है अपने को एटॉमिक मास यूनिट में, किसमें, AMU के टर्म में। सपोज ये कुछ भी आ गया, जैसे मान लो कि ये बहुत कम वैल्यू आएगा और ये मान लो ऐसे आ गया, जैसे मैं यहाँ से देख लेता हूँ कितना आ रहा है, ताकि हम फटाफट, इसका वैल्यू आ रहा है देखो कुछ 0.0188299 AMU। ये किसका वैल्यू आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है mi माइनस mf का, AMU इंटू सी स्क्वायर, इसका वैल्यू आ गया इंटू सी स्क्वायर, तो चले गए। ठीक है, अब देखो मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पे ये है AMU के अंदर यूनिट और ये चल रहा है सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर का वैल्यू तो हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड में रखते हैं। सी का वैल्यू तो सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, 3 × 10⁸ मीटर पर। तो पहले इसको इसी तरीके से यूनिट में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, AMU को क्या करते हैं, या तो kg में कन्वर्ट कर लो या हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जूल टाइप में कुछ। तो देखो क्या होता है, यहाँ से एक यूनिट सिस्टम का एक कन्वर्जन होता है कि 1 AMU जो होता है ना, उसमें कितनी एनर्जी होती है। तो उसमें एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है कि 1 AMU में एनर्जी होती है कितनी, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, इतनी एनर्जी होती है। अगर कोई पार्टिकल का मास AMU है तो उसमें एनर्जी कितनी होगी, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर, इतनी एनर्जी। 1 AMU को इसके बराबर लिख सकते हैं, एनर्जी कितनी होगी, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग 1 AMU को इसके बराबर लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से क्योंकि सी स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, तो इसमें कितनी एनर्जी होगी, 1 AMU में इतनी होती है, तो इतने AMU में कितनी होगी, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जितना भी AMU लिखा हुआ है उसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर दे, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर, क्योंकि 1 AMU को ऐसे लिखा जा सकता है एनर्जी के टर्म्स में आगे, और सी स्क्वायर इधर ऑलरेडी था, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 931 ये है, तो 931 को इससे मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मिल जाती है अपने को। तो क्यू वैल्यू यहाँ से मिल जाता है, और यहाँ से क्यू वैल्यू जो आ रहा है पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव आया, डेल्टा एम जो है पॉजिटिव आया है। तो क्यू वैल्यू कैसा आ रहा आएगा अपने पास, पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा ये, इट विल बी धनात्मक। कैसा होगा, धनात्मक होगा, ये पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, ये रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है ये। ठीक है, ये चीज़ अपने को यहाँ से क्लियर हो जाती है। तो इस तरीके से भैया न्यूमेरिकल आता है, ये ध्यान रख लो। फिर से मैं बता रहा हूँ कैसे करना है इसको, इस टाइप से, या तो ये फॉर्मूला, ये EF माइनस EI वाला, जनरली ये फॉर्मूला ही काम में आता है, उसमें ऐसे दिए हुए रहते हैं वैल्यूज। तो हम लोगों को डायरेक्ट कुछ नहीं करना, इनिशियल माइनस फाइनल मास देखना। इनिशियल मास देख लो, ये दोनों जैसे इनिशियल है तो इन दोनों का जो टोटल मास होगा इनिशियल मास होगा। यहाँ पर और भी पार्टिकल आ सकते हैं, यहाँ पर भी 2 से ज़्यादा ही पार्टिकल हो सकते हैं, यहाँ पर भी 2 से ज़्यादा पार्टिकल हो सकते हैं। तो जो भी आएंगे उन सब का मास ऐड करोगे वो फाइनल होगा। इनिशियल माइनस फाइनल करोगे और उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते होगे। कई बार तो क्या होता है, जैसे ये AMU में दिया हुआ है, दूसरा तरीका ऐसा भी होता है कि ये kg में भी दिया हुआ होता है। कैसे दिया होता है, ये kg में भी दिया होता है। kg में या ग्राम में अगर दिया हुआ है तो फिर आपको यहाँ पर ये कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको डायरेक्ट c का वैल्यू रखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि c कटेगा नहीं फिर यहाँ पे, और c कटेगा नहीं, यहाँ पे c का वैल्यू रखना पड़ेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वाला, वो वैल्यू रख सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि फिर वो आपको इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। AMU में होगा ही नहीं तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। AMU में रहता है तो आप वजह से कन्वर्ट कर सकते हो। एक AMU किसके बराबर होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर के बराबर होता है। तो वो यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है, चलो यहाँ तक एक बार हम लोग फिनिश कर देते हैं, इसके आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।